नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे के लिए राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड यानी NHLML के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत एक्टिविटी भागीदारी में NHLML की 91% और राज्य सरकार की 49% हिस्सेदारी होगी। राजस्व साझेदारी में 90% धनराशि पर्यटन, परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में व्यय की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने के साथ ही पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से 12.9 किलोमीटर लंबी और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच 2700 करोड़ से अधिक की लागत की 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार में नए आयाम स्थापित करने के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में रेल, रोड और रोपवे कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। लक्सर, हरिद्वार में अतिवृष्टि से हुए जलभराव और भू कटाव वाले क्षेत्रों का सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ट्रैक्टर से पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने सीएम से भी मदद की गुहार लगाई। सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया, साथ ही अधिकारियों को भी हुए नुकसान के आंकलन के निर्देश दिए। आज मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी है। 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा मचाए गए कोहराम के बारे में सुनकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। मसूरी में आज श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी, मंत्री गणेश जोशी समेत कई नेता शामिल हुए। सीएम धामी ने मसूरी में शहीद हुए 6 राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज से ठीक 30 साल पहले उत्तराखंड आंदोलन की मांग कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर मसूरी की शांत वादियों में पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इस भीषण गोलीकांड में 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। भाइयों बहनों, 2 सितंबर 1994 का यह दिन मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण आंदोलनकारी लोगों पर जिस प्रकार से गोलियों का उनको सामना करना पड़ा, लाठियों का सामना करना पड़ा, सच में उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस भीषण गोलीकांड में हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हुई। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन को इस प्रकार से बर्बरता को याद करके हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। जिन लोगों ने नजदीक से देखा होगा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग, मैं खटीमा में देख रहा था किस प्रकार से जगह जगह कहीं कोई दुकानों में जा रहा था, कोई घरों में जा रहा था, और बहुत सारे लोग तो उस समय, क्योंकि वहां नेपाल की सीमा पास में है, नेपाल भी चले गए। और ये घटना उस समय के जो सत्ताधारी दलों के लोग थे, उनके दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बिल्कुल निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि उत्तराखंड की नींव हमारे बलिदानियों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, ये राज्य हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर
मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जब तक राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर नहीं लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को, जिसके लिए अभी सुभाष बर्तवाल जी ने बताया कि राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को जो शुरू में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों 6,000 रुपए और 4,500 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब जो नया विधेयक आया है उसमें चिन्हित आंदोलनकारियों की प्रत्येकता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और अब भी मैं किसी भी मंच पर जाता हूं, राज्य के अंदर जाता हूं, जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति पूरे परिश्रम के साथ, लगन के साथ और अच्छे कौशल के साथ आज जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में भी हमारे राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है, उत्तराखंड, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अगर उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान कोई देने वाला है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली है। सबने इस बार ताली बजा दी। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को नमन करते हुए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे बलिदानियों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा, परंपराओं का संरक्षण हो और हर व्यक्ति को सम्मान मिले। इसी उद्देश्य से पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए हैं। राज्य के अंदर रहने वाले अब हर वर्ग, हर पंथ, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग, उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है जहां सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया, जो भारत के संविधान की अनुच्छेद 44 में संविधान निर्माता जिसका प्रावधान कर गए। हम सबको गौरव है कि हमने संविधान निर्माताओं के सपनों को भी धरातल पर देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले उतारने का काम किया है। वहीं प्रदेश के युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी हमने लागू किया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में आपदा जैसे हालात हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक वीडियो जारी कर आपदा प्रबंधन को लेकर बड़े सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर गांव में ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जहां आपदा के समय तुरंत अलर्ट दिया जा सके। ग्राम प्रधान, चौकीदार और स्थानीय वॉलंटियर्स को इसमें भूमिका निभानी चाहिए ताकि समय पर चेतावनी देकर जानमाल की रक्षा की जा सके। रावत ने कहा कि युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे एसडीआरएफ के साथ जुड़कर राहत और बचाव कार्यों में मदद कर सके। उन्होंने मांग की है कि ग्राम प्रधानों को आपदा के दौरान तत्काल राहत मिले, साथ ही अधिकारी मिले। जिला अधिकारियों को भी
विकेंद्रित अधिकार दिए जाए जिससे हिमालय क्षेत्र में तेजी से आपदा प्रबंधन किया जा सके। एक तंत्र ऐसा होना चाहिए जो आपदा के समय में घंटी बजा सके। गांव में प्रधान या चौकीदार, उनके पास टेलीफोन हो, साधारण ही टेलीफोन सही, और उनको एक ऐसा हूटर सिस्टम दिया जाए जब आपदा आए। इस बार तो जरा किसी रूप में भी जो दिन में आपदा आ रही है इसलिए बचाव ज़्यादा हो जा रहा है, मगर यदि आपदा रात्रि के वक्त आए तो फिर बचाव बहुत मुश्किल होता है। ये कैजुअल्टीज़ की संख्या और ज़्यादा हो सकती थी यदि ये रात्रिकालीन सैलाब आए होते। तो हमको ऐसा तंत्र हर गांव के अंदर विकसित करना पड़ेगा जो तंत्र समय पर लोगों को सचेत भी कर सके, यथासंभव सचेत कर सके, और साथ साथ हमारे पास गांव में एक वॉलंटियर सिस्टम बनाना चाहिए। हमारे युवक मंगल दल हैं, इवन महिला मंगल दल हैं, उनको हमको आपदा प्रबंधन के बेसिक को सिखाना चाहिए। मैंने ये तंत्र बनाने का प्रयास किया था और ये तंत्र बनाते बनाते मेरी विदाई हो गई थी। उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। जब तक हम गांव-गांव में आपदा से जूझने वाला तंत्र खड़ा नहीं करेंगे, हम एसडीआरएफ का भी विस्तार कर सकते हैं और करना चाहिए, लेकिन एसडीआरएफ के साथ संबंध बनाए रखने वाले स्थानीय वॉलंटियर्स को भी हमको खड़ा करना पड़ेगा। और हमको एक बात ग्राम प्रधान पर विश्वास करना पड़ेगा, कम्युनिटी किचन सिस्टम ग्राम प्रधान ऐसी आपदा के समय में बनाए ताकि लोगों को बाहर से आ रही राहत सामग्री का इंतजार न करना पड़े, उनको तत्काल भोजन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उसकी प्रतिपूर्ति समय पर जिलाधिकारी कर सकते। हमको जिलाधिकारियों को आपदा से आपदा प्रबंधन और उसके निपटान आदि के संदर्भ में और कुछ अधिकार देने पड़ेंगे, क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्र हैं। इन हिमालयी क्षेत्रों में आपको विकेंद्रीकृत अधिकार व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। स्थिति तो ये है कि भूस्खलन की वजह से न सिर्फ ग्रामीण सड़कें बंद हुई हैं, बल्कि चारधाम यात्रा मार्ग भी कई जगहों पर बंद हो गया है। लिहाजा शासन ने 5 सितंबर तक चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम विभाग का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। इस अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा रद्द करने का फैसला किया गया है। फिलहाल खराब मौसम के चलते इसे रोक दिया गया है। में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है, देहरादून में है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सबका कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं। उन सभी का भी प्रोत्साहन करना है और हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाएं, उनका पुनर्वास करें। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा हर साल अप्रैल मई से शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर में समाप्त होती है। ये यात्रा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ श्रद्धालु इन चारों धामों के दर्शन करके पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में खराब मौसम का यात्रा पर काफी असर पड़ रहा है। देखिए, आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किए हैं उसको देखते हुए अभी ये निर्णय लिया गया है
कि 5 तारीख तक फिलहाल यात्रा नहीं होगी और उसमें जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है हमारा, हरिद्वार, आपका ऋषिकेश जगह और 2-3 जगह पे हमारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो भी हम लोगों ने 5 तारीख तक बंद कर दिए। तो जैसे ही मौसम ठीक होता है उसके बाद आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा तो उसके संबंध में आप लोग को अवगत होगा। चारधाम यात्रा की शुरुआत धामों की कपाट खुलने से होती है और समापन कपाट बंद होने पर। इस साल यमुनोत्री की कपाट 30 अप्रैल को खुले थे और 2 नवंबर को बंद होंगे। इस यात्रा के प्रमुख पड़ाव गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम हैं। पहाड़ों में कई जगहों पर बड़ा भूस्खलन हुआ और जिससे यात्रा मार्ग कई जगहों से बाधित है। देखिए, जो हमारे चार धाम है और इस विशेष रूप से मैं कहूँ कि श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, जहाँ देश नहीं पूरी दुनिया से जो है कि यहाँ पर तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानसून सीजन में जो है कि इस समय प्रकृति ने जिस प्रकार से कहर बरपा रखा है पूरी तरह से, जो है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर हमारे धाम है, चाहे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, रूट पर जो है लगातार भूस्खलन और क्लाउड बस्ट की जो है कि बहुत सारी जो है कि सूचनाएं आ रही हैं और सारे रूटों पर जो है कि इस समय कहीं ना कहीं जो है कि सब रूट पर बंद है। लेकिन यात्रा में भी बड़ी संख्या में जो है कि कमी आई और वो हमेशा ही से वर्ष भर जब जो है कि मानसून का सीजन होता है तो यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या कम हो जाती है। और सितंबर के बाद जैसे ही मैं समझता हूँ कि मौसम खुलेगा और इन नवरात्रों के बाद में कि यात्रा जो है फिर अपने जो है कि पीक पर आएगी और दूसरा पड़ाव जो यात्रा का शुरू होता है वो सितंबर के बाद में जो है कि मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से जो है कि वहाँ पर होगा। देखिए, मार्ग पर तो शासन प्रशासन आपदा प्रबंधन पूरी तरह से जो है कि इस समय 24/7 जो है कि काम कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश के कारण जो है कि यात्रा रूट पर भी और जो पूरा चारधाम का ऑल वेदर रोड है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर आप चाहे श्रीनगर के अंदर जी धारी देवी जी के पास में हो गया, आगे पीपल कोटी में हो गया, नारायण बगड़ में हो गया, कई जगहों पर जो है कि बद्रीनाथ रूट में भी और केदारनाथ में भी, सोनप्रयाग से और हमारा जो है कि जो यात्रा रूट है वहाँ पर पांडु उस जगह पर भी जो है कि काफ़ी उस पर जो है कि लैंडस्लाइड हो रखा है। और लगातार जो है कि हमारा जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है कि मौके पर वहाँ पर काम कर रही है और रूट को खोल रही है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा मार्गों पर प्रस्थान न करें। साथ ही प्रशासन की तरफ से जारी परामर्श का पालन करें। मौसम सामान्य होने पर मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद यात्रा को फिर से सुचारू किया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते चारधाम यात्रा पर भी ब्रेक लगाया गया है। ये बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 5 सितंबर तक बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा को स्थगित किया गया है, तो वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा को भी 1 से लेकर 3 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में जो चारधाम पर यात्री आ रहे हैं उनसे निवेदन भी किया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं, क्योंकि मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में लगातार 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है और रेड अलर्ट इस दौरान देखा जा रहा है। तमाम जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्कूलों की छुट्टी भी की गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा पर जो यात्री आ रहे हैं उनसे भी लगातार निवेदन किया जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रुकें और अपनी चारधाम यात्रा को अभी के लिए स्थगित कर दें। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि तमाम जिलों में अभी भूस्खलन जैसे हालात भी बने हुए हैं। यात्रा मार्ग जो हैं, जो रोड है वो पूरी तरह से बाधित हैं और ऐसे में कई एनएच भी बंद है, जिनको खोलने का काम भी लगातार तेजी से चल रहा है। कई क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी लगातार टीमें अपना कार्य कर रही हैं। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं और कई जिलों में यह भी देखा जा रहा है कि पानी यानी कि गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है, जिससे किसानों की फसलें भी बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड में आफत की बारिश बनती हुई नज़र आ रही है और सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर यात्रा ज़रूरी ना हो तो उसको स्थगित करें और ऐसे मौसम का मिजाज देखकर ही घरों से बाहर भी निकलें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में सैकड़ों ग्रामीण सड़कें इस बार बंद हो चुकी हैं, जिससे लोग परेशान हैं। स्थिति तो ये है कि चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ NH 5 दिनों से बंद पड़ा है, जिससे चंपावत जिले का पिथौरागढ़ से पूरी तरह संपर्क कटा हुआ है। चंपावत जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क लगातार 5 दिनों से बंद है, जिस कारण चंपावत जिले का पिथौरागढ़ जिले से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। कई वाहन अभी भी सड़कों पर फंसे हुए हैं। NH की मशीनरी और जिला प्रशासन लगातार सड़कें खोलने में जुटा है, पर भारी बारिश और लगातार आ रहे मलबे से ज्वाला में स्थिति पद से पत्थर हो चुकी है।
जनपद चंपावत में कल रात से सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नेशनल हाईवे 09 टिपन टॉप तथा स्वाला में 2 जगह पे बारिश हो चुका है। इसके अलावा 2 राज्य मार्ग और 5 ग्रामीण सड़कें बारिश होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें प्रशासन द्वारा निरंतर जेसीबी मशीन्स द्वारा रोड क्लियरिंग का रोड ओपनिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जिन थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हो रही है वहां पर तुरंत पुलिस की क्यूआरटी टीम्स जो होती है डिजास्टर्स की, वो मौके पे पहुंच के तुरंत राहत बचाव का कार्य कर रही है। संतौला डेंजर जोन में भी भारी मलबा आने से ऑल वेदर सड़क पूरी तरह से बंद पड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से चंपावत जिले के साथ साथ पिथौरागढ़ जिले की जनता काफी परेशान है। जिले की अन्य सड़कें पूरी तरह से बंद होने पर अभी जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी है। पिछले वर्ष की तरह ही स्वाला प्रशासन व जनता के लिए सरदर्द बना हुआ है, तो वहीं जिले में मैदानी क्षेत्र टनकपुर और बनबसा में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। जिलाधिकारियों के निर्देश पर पूरी प्रशासनिक मशीनरी फील्ड पर उतर गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।